टोटल रिएक्टेंस जो है पूरे सर्किट का, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अगर मैं कैपेसिटर यूज किया तो कैपेसिटर करंट के लिए जितना ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो वहां पर ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। जैसे जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, इसका रिएक्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और इसी फॉर्मूले से एक चीज देखो जरा, पीक करंट क्या होता है? ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहा जाता है। फिर आया वॉटलेस करंट क्या होता है? कोई भी ऐसा सर्किट जहां पर करंट तो फ्लो हो रहा हो लेकिन पावर लॉस ना हो रहा हो। हाय एवरीवन, एनसीईआरटी माइंड मैप सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पहले लगभग 6 चैप्टर्स के माइंड मैप्स लेक्चर्स कर चुके हैं, यानी उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में 6 लेक्चर्स का माइंड मैप बन गया होगा। अब हम लोग आज तैयार हैं अपने चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है बहुत सारे बच्चों को, यानी कि चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर का माइंड मैप आज मैं आपके दिमाग में क्रिएट करने वाला हूं। सो आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एवरेज और आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट, जिससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएगा, इस सीरीज एलसीआर सर्किट की भी हम लोग बात करेंगे। फिर एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, और ट्रांसफार्मर से भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, राइट। सो आज का ये सेशन लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपको बता दूं, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत टफ कहीं नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस ही इससे बन सकते हैं। सो आ जाइए, बहुत ध्यान से इसको आप पढ़िएगा। सबसे पहली बात ये हुई, सर ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? बेटा कोई भी ऐसा करंट जो बाई डायरेक्शनल हो, जिसमें दो डायरेक्शंस हो सकती हो, पॉजिटिव करंट भी हो, नेगेटिव करंट भी हो, और उसके साथ ही साथ फ्लक्चुएटिंग करंट अगर हो तो उसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं, राइट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट इज द वन विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली, changes its magnitude continuously and in direction periodically, यानी एक डेफिनेट टाइम पीरियड में ये अपनी डायरेक्शंस को भी चेंज कर रहा होता है और ये अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर रहा होता है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई नॉट के बराबर है, और वो हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए उसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखें तो करंट का जो एक्सप्रेशन है दैट इज समथिंग लाइक आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की अगर बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर ये जो आई नॉट है, इस आई नॉट को हम लोग करंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दिस आई नॉट इज करंट एम्पलीट्यूड, या इसको करंट का मैक्सिमम वैल्यू आप कह सकते हो। दिस इज करंट एम्पलीट्यूड, और वी कैन राइट इट पीक वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो ये हमारा आई नॉट है, और आई नॉट ओम्स लॉ से अगर मैं आपको सिखाऊं तो दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट। सो इट इज ई नॉट बाई आर, या फिर यहां पर अगर मैंने वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है तो हम भी यहां पे लिख सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट। तो यहां पर वी नॉट क्या है सर? वी नॉट है वोल्टेज एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। दिस इज वोल्टेज एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, राइट है। चलिए, यहां पर एक ग्राफ भी आपको दिखाया गया है, ये ग्राफ देख लो, ऑल्टरनेटिंग करंट का साइनोसोडल ग्राफ है, यानी साइन वेव के फॉर्म में चेंज हो रहा है। और ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट आपका है, इसका देखो एक तरफ डायरेक्शन पर वैल्यू है माइनस आई नॉट, और दूसरी तरफ वैल्यू इसकी प्लस आई नॉट है, यानी कि ये करंट माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट के बीच में चेंज हो रहा होगा, है ना। जब करंट पॉजिटिव है हमारा तब एक सर्टेन डायरेक्शन में वो फ्लो हो रहा है, जब करंट निगेटिव है तो वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर यहां पर मैं आपको याद दिलाऊं, यानी कि फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर मैं यहां पर चेक कर लूं, एक पूरी साइकिल के लिए अगर मैं चेक कर लूं बेटा, तो एक पूरी साइकिल में एवरेज वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आधे साइकिल में करंट पॉजिटिव है और रिमेनिंग आधे साइकिल में करंट जो है वो निगेटिव है। सो एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसीलिए हम लोग हाफ साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू को बेटा डिफाइन करते हैं, ठीक है। किसी भी कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्वांटिटी का एवरेज आखिर कैसे निकाला जाता है? तो उसका तरीका होता है, एवरेज कभी भी अगर
आपको निकालना है कंटिन्यूअसली वेरिंग क्वांटिटी का, तो इंटीग्रेशन दैट क्वांटिटी dt अपॉन इंटीग्रेशन dt आप कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू को निकालने का बेटा। किसी भी कंटिन्यूअसली वेरिंग क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो, इस फॉर्मूले से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, दैट इज इंटीग्रल i dt अपॉन इंटीग्रल dt। अब यहां पर लिमिट लगाएंगे। अगर हम पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं तो जीरो से लेकर के कैपिटल T तक हो जाएगा टाइम पीरियड, तो जीरो से T, इसको आप सॉल्व करोगे वैल्यू जीरो आ जाएगी। और अगर हाफ साइकिल के लिए निकालना है बेटा तो जीरो से T/2, जीरो से T/2 हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर डालेंगे, राइट। अब यहां पर वही चीज आपको बताई जा रही है कि अगर हम लोग करंट की एवरेज वैल्यू देखें तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल इट्स एवरेज वैल्यू इज जीरो, है ना। हाफ साइकिल की बात कर ले तो हाफ साइकिल के लिए इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है दैट इज 2/π टाइम्स आई नॉट, और उसको सॉल्व करो तो 0.636 आई नॉट आता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज 63.6% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना, पीक करंट, ऐसा मैं कह सकता हूं। ये 63.6% होता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का। बिल्कुल इसी तरीके से वोल्टेज का भी एवरेज वैल्यू निकाला जा सकता है, दैट इज अगेन फॉर हाफ साइकिल 2/π टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू, तो ये भी 0.636 वी नॉट के बराबर आ जाता है। 0.637 भी आप लिख सकते हैं, यानी 63.7% ऑफ द पीक करंट या 63.7% ऑफ द पीक वोल्टेज, ऐसा भी आप लोग लिख करके यूज कर सकते हो। इसके बाद बेटा एक एवरेज और आता है जिसका नाम है RMS, रूट मीन स्क्वायर एवरेज, है ना। तो बात यही सर, जब एक पहले से हमने एवरेज निकाल रखा है तो फिर आरएमएस का सर यूज क्या है। देखो बेटा ये जो मीन वैल्यू होती है, ठीक है, मैं यहां पे बताऊं, ये जो आई मीन है, ये आई मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट जो है, इसका रिलेशन है, दिस इज रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, दिस इज रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज फ्लो हुआ है बेटा, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो आरएमएस वैल्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि IRMS, दिस IRMS इज रिलेटेड विद, इट इज रिलेटेड विद हीट जनरेटेड, इट इज रिलेटेड विद हीट जनरेटेड, यानी कितना हीट जनरेट हुआ है ये उससे रिलेटेड होता है बेटा IRMS, राइट। तो IRMS जो है उसको भी निकालने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने आई मीन का आपको सिखाया है, तो IRMS भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो IRMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, तो पहले उल्टा करो, पहले आप स्क्वायर करो करंट का, ठीक है, फिर उसका मीन निकालो एवरेज, तो एवरेज निकालने का तरीका मैंने आपको यही बताया, राइट। फिर उस पर रूट लगा दो तो यहां पर अंडर रूट लग जाएगा बेटा, यही फॉर्मूला होता है IRMS का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करते हैं ये वैल्यू निकल करके आती है I नॉट अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर, और सिंप्लीफाई इसको कर लो तो 0.707 I नॉट होता है। सिमिलरली VRMS जो है दैट इज V नॉट बाई रूट 2, दैट इज अगेन 0.707 V नॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 70.7%, दिस इज 70.7% ऑफ पीक करंट, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं बेटा, मीन वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला था वो हाफ साइकिल के लिए निकाला था, लेकिन आरएमएस वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला है दैट इज फॉर फुल साइकिल, है ना। ध्यान रहे ये जो आरएमएस वैल्यू हम लोगों ने निकाला है दैट इज फॉर फुल साइकिल। कहेंगे सर ये फुल साइकिल में जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा ये करंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू का अंडर रूट है, तो करंट के स्क्वायर का जब एवरेज वैल्यू तुम निकाल रहे हो तो करंट का स्क्वायर, भाई स्क्वायर किसी भी चीज का करो पॉजिटिव ही होता है ना। तो करंट के स्क्वायर का जब एवरेज वैल्यू निकालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू बेटा फुल साइकिल में निकल करके आएगी, और वो वैल्यू होती है I नॉट बाई अंडर रूट 2। यानी कि सीधा सीधा फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो IRMS होता है I नॉट बाई अंडर रूट 2 और VRMS होता है V नॉट बाई अंडर रूट 2। नेक्स्ट है बेटा फेज डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले फेज डिफरेंस और फेजर की बात मैं आपसे करूं, यहां पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों फेजर का। फेजर एक तरीके का रोटेटिंग वेक्टर होता है, ठीक है। फेजर के थ्रू हम लोग करंट और वोल्टेज इन दोनों को चेक करते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है, कितना आगे है कितना पीछे है और एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है। तो फेजर एक तरीके का रोटेटिंग वेक्टर है। तो ईएमएफ यहां पर जो है या वोल्टेज यहां पर है दैट इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इस टर्म में ये जो एक्सप्रेशन लिखा है बेटा, इसमें ये जो V नॉट होता है ये इसका एम्पलीट्यूड है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट।
और ये जो ओमेगा टी बेटा लिखा है जो कि एंगल वाला पार्ट है वो बेसिकली फेज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। साइन के अंदर जो भी लिखा है, ओमेगा टी लिखा, ओमेगा टी +5, ओमेगा टी -5, ये सब फेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो फेजर डायग्राम का मतलब इसी फेज को हमें बनाना है। तो तरीका देखो बनाने का बड़ा सिंपल है, ठीक है। तरीका सिंपल है। अगर मैं वोल्टेज के लिए बना रहा हूं तो जो वेक्टर मैं बनाने वाला हूं उस वेक्टर का जो लेंथ है वो उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, राइट। तो ये हमने एक एरो बनाया है, एक वेक्टर बनाया है जिसका लेंथ जो है बेटा वो V0 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो एंगल है दैट एंगल विल बी ओमेगा टी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल ओमेगा टी, यही हो गया आपका फेजर। किसके लिए? आपके वोल्टेज के लिए, राइट। अब अगर यहां पर हम लोग बात करें, नहीं सर करंट का जो वैल्यू है सर वो थोड़ा सा अलग है। करंट को अगर मैं I0 sin ओमेगा टी +5 मान लूं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर करंट का एम्पलीट्यूड तो I0 है, जो कि ऑब्वियस है V0 से अलग ही होगा, क्योंकि बेटा अगर मैं I0 की बात करूं तो I0 जो होता है दैट इज इन जनरल, अगर मैं बात करूं तो दैट इज V0/R। यानी इस V0 में अगर रेजिस्टेंस का आप डिवाइड करोगे तब करंट आएगा, तो करंट का मैग्नीट्यूड जनरली छोटा ही होता है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से, है ना। अब दूसरी बात, सर इसका जो एंगल है वो ओमेगा टी +5 है। ओमेगा टी +5 का मतलब बेटा ये होता है कि अगर ये ओमेगा टी एंगल बना रहा है तो करंट इससे थोड़ा और एंगल बनाएगा, है ना। करंट इससे थोड़ा ज्यादा एंगल बनाएगा और वो 5 एंगल एक्स्ट्रा बना रहा है, और करंट का जो एम्पलीट्यूड है I0 वो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी जो लेंथ है वो V0 से थोड़ी कमी होगी, ये आप लोग समझ गए होंगे, राइट है। तो ये रहा हमारा V0 यानी वोल्टेज का फेजर डायग्राम, ये रहा हमारा करंट का फेजर डायग्राम। ज्यादा से ज्यादा इसमें एक काम बस और किया जा सकता है कि हम लोग एक सर्किल बना सकते हैं, है ना, और उस सर्किल का सेंटर हम लोग रख सकते हैं। ये देखो सर्किल का सेंटर हम यहां पे रख देंगे, ठीक है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर, और इस सर्किल का जो रेडियस है वो रेडियस हम बिल्कुल, हाँ ये देखो वो रेडियस हम लोग एग्जैक्टली जो है इसके बराबर कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे V0 उसका एम्पलीट्यूड था बेटा, है ना, V0 उसका एम्पलीट्यूड था, तो हम लोगों ने एक सर्किल ये बना दिया है जो कि समझ लो एक रोटेटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। जब वोल्टेज भाई यहां पर है इसका मतलब उसका फेज एंगल 0 है, वोल्टेज यहां पर है फेज एंगल उसका ओमेगा टी है। यही कुछ समय के बाद वोल्टेज यहां पहुंचेगा तो V0 तो बेटा सेम ही रहेगा, रेडियस तो सेम ही रहेगा, लेकिन एंगल कितना हो चुका है? ओमेगा टी +5। यहां पहुंचेगा वोल्टेज तो एंगल कितना हो चुका है अब टोटल? 90। ऐसे ऐसे यहां पे 180, ऐसे ऐसे यहां पहुंच जाएगा भैया तो ये 270, यहां पहुंचेगा 360। इस तरीके से बेटा लगातार एंगल चेंज होता रहेगा। एंगल चेंज होता रहेगा तो वोल्टेज की वैल्यू भी लगातार चेंज होती रहेगी। बिल्कुल इसी तरीके से एक सर्किल बेटा हम लोग और बना सकते हैं, और वो सर्किल हम लोग बनाने वाले हैं करंट के लिए। एक सर्किल हम लोग और बना सकते हैं एंड दैट इज फॉर द वैल्यू ऑफ करंट। तो आप ये देखो ये करंट वाला सर्किल हो गया भाई, ठीक है। ये है हमारा करंट के लिए हम लोगों ने जो सर्किल बना दिया, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला जो सर्किल है बेटा वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि करंट यहां पर है तो अभी एंगल है ओमेगा टी +5, यही करंट यहां पहुंचेगा तो ओमेगा टी प्लस समथिंग एंगल, भाई एंगल बड़ा हो गया अब। तो ऐसे ऐसे करके उसका भी एंगल लगातार चेंज होता रहेगा, और इस तरीके से फेजर डायग्राम, यही है पूरा फेजर डायग्राम। इस फेजर डायग्राम के थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि सर करंट आगे है, सर कितना आगे है? 5 एंगल से आगे है सर। तो करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है, क्योंकि वोल्टेज का एंगल कम है, करंट का एंगल ज्यादा है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग चेक करते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है फेजर डायग्राम का। फेजर डायग्राम आपको करंट और वोल्टेज में कंपेयर करने में हेल्प करता है। इसके थ्रू आप ये बता पाओगे कौन आगे है कौन पीछे है, कितना आगे है कितना पीछे है, राइट है। तो ये हमारा हो गया फेज डिफरेंस और फेजर डायग्राम के बारे में। अब आ जाइए इंपीडेंस की बात करते हैं। इंपीडेंस का मतलब क्या होता है? पूरे सर्किट का, ऑल्टरनेटिंग करंट में जो सर्किट होता है उस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, टोटल रिएक्टेंस जो है पूरे सर्किट का, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। सो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट टू ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं भैया रेजिस्टेंस, है ना। opposition offered by the total circuit to alternating current is known as impedance। यानी कि जैसे अभी तक हम लोग रेजिस्टेंस समझते थे, अब ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में उसका नाम इंपीडेंस होता है। और इंपीडेंस का मतलब हो गया Z = V/I। यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई कि करंट क्या होता है भाई,
करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां पर रेजिस्टेंस की जगह अब हम इंपीडेंस यूज करेंगे, और इंपीडेंस का मतलब कहीं ना कहीं हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द होल अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो Z से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इंपीडेंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां से आप लोग देख सकते हो कि जो Z हमारा है दैट इज वोल्टेज अपॉन करंट, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट, या आरएमएस वोल्टेज अपॉन आरएमएस करंट। देखो बेटा इस चैप्टर में आरएमएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरली जब किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखा होता है ना कि भैया ये कोई एक सर्किट है जो कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर वर्क कर रहा है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर ये वर्क कर रहा है, तो आप खुद सोच लो ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज हो सकता है? क्या ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो सकता है? क्या ये V हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, इट इज नॉट V। क्यों? क्योंकि यहां पर इस चैप्टर में जो वोल्टेज है, जो करंट है, वो लगातार चेंज हो रहा है, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो दिस मस्ट बी आरएमएस वैल्यू। तो आप लोगों को बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब कभी ऐसा बोला जा रहा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो इसका मतलब वो तुम्हें आरएमएस वैल्यू दे रहे हैं, राइट? जब आरएमएस वैल्यू पता होती है मेरे प्यारे बच्चों तो मैक्सिमम वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वी आरएमएस जो होता है दैट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो अगर आपको आरएमएस वैल्यू पता है तो यहां से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स वी आरएमएस, राइट? ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू का भी रेशियो हो सकता है, आरएमएस का भी रेशियो हो सकता है, इसको हम लोग Z बोलते हैं। यही Z कहलाता है इंपीडेंस, और क्योंकि ये बिल्कुल पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस है इसलिए इसका यूनिट भी ओम होता है, जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट है बेटा रिएक्टेंस। जैसे अगर यहां पर मैं एलसीआर सर्किट की बात करूं तो उसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रजिस्टर भी है। रजिस्टर के लिए टर्म यूज होता है रेजिस्टेंस, यूनिट ओम है। इंडक्टर के लिए टर्म यूज होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर के लिए टर्म यूज होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी एक्सएल और एक्सी, राइट? यानी कि कोई भी इंडक्टर अगर मैंने सर्किट में यूज किया है, इंडक्टर करंट को जितना ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ दैट इंडक्टर। और अगर मैं कैपेसिटर यूज किया तो कैपेसिटर करंट के लिए जितना ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा एल। ओमेगा का मतलब क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एक्सी की वैल्यू होती है भैया 1 अपॉन ओमेगा सी, राइट? तो एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। और ओमेगा को अगर हम लोग यहां पे लिखें तो ओमेगा हमारा 2 पाई एफ के बराबर होता है, दैट इज 2 पाई एफ, राइट? या इसी को टाइम पीरियड के टर्म्स में अगर मैं लिख दूं तो ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा को हम लोग 2 पाई अपॉन कैपिटल टी ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। सो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस और बोथ इन एनी एसी सर्किट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। तो एक्सी और एक्सएल टर्म हम लोग यूज करते हैं भाई, राइट? ऑपोजिशन ड्यू टू इंडक्टर अलोन, केवल इंडक्टर की वजह से जो ऑपोजिशन है उसको एक्सएल कहा जाता है, जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और केवल कैपेसिटर की वजह से जो होता है उसका नाम एक्सी है, जिसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन दोनों का यूनिट भी बेटा जो है वो ओम ही होता है ना? नेक्स्ट है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब आ जाओ हम लोग प्योरली अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहने का मतलब यह है कि हम किसी ऐसे सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें एक सिंपल सा रजिस्टर लगा हुआ है और एक अल्टरनेटिंग करंट का ये सर्किट है, राइट? ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में आपको हमेशा एक चीज पता होगी, वो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि ईएमएफ अपने को पता है, अपने को वोल्टेज पता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। देखो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी बोलो या V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी बोलो, बात एक ही है, राइट है? यानी हम लोग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वोल्टेज अपने को पता है। यहां पे हमारा फोकस होता है करंट कैसे मिलेगा, है ना? तो बेटा करंट को निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। करंट जो है वो ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हम भी लिख सकते हैं भैया E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। E नॉट बाई R जो है बेटा वो I नॉट बन जाता है। तो यहां पर करंट की वैल्यू आ जाएगी I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि अगर हम लोग यहां पर चेक करें जरा, वोल्टेज है V नॉट या I नॉट, सॉरी वोल्टेज आपका है E नॉट साइन ओमेगा टी या V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना? और करंट है I नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप खुद चेक कर लो क्या दोनों का एंगल सेम है। अगर दोनों का एंगल सेम है बेटा
तो हम लोग हमेशा ये बोलेंगे कि सर यहां पर दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी दोनों के लिए फेज डिफरेंस कितना है, 0 के बराबर। और अगर फेज डिफरेंस 0 है तो उस पूरे सर्किट का जो इंपीडेंस है वो आर के बराबर होता है, क्योंकि इस पूरे सर्किट में ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, सिर्फ रजिस्टर है। तो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वही इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस भी कहलाएगा, राइट है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया है, और इस आई नॉट की वैल्यू को अगर मैं तुम्हें बता दूं तो दैट इज ई नॉट बाई जेड, और z यहां पर r के बराबर है, तो ये बेटा ई नॉट बाई आर बन जाएगा, जो मैंने वहां पे आपको बताया था। ये हमारा फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम सिंपली शो कर रहा है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। या फिर यही फेजर डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ये दिखा सकते हो, आप ये कह सकते हो कि सर ये रहा ई नॉट, इसका एंगल है सर ओमेगा टी के बराबर, और यहीं पर सर, यहीं पर है सर आई नॉट, इसका भी एंगल सर ओमेगा टी के बराबर है। ये भी फेजर डायग्राम है, ये भी फेजर डायग्राम है देखो दोनों स्ट्रेट लाइन ही, एक ही लाइन पर वोल्टेज और करंट दोनों को रिप्रेजेंट किया, मतलब फेज डिफरेंस बेटा 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब ये रहा कि इस सर्किट में एक इंडक्टर है और एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L के बराबर है, और यहां पर फिर से अपने को ईएमएफ या वोल्टेज गिवन है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो इसके लिए जब हम लोग डिराइव करके निकालते हैं तो पता ये चलता है कि सर वोल्टेज भले वी नॉट साइन ओमेगा टी हो या ई नॉट साइन ओमेगा टी हो, बट यहां पर जो करंट निकल करके आता है दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि करंट जो है वो पाई बाई 2 पीछे है, और ईएमएफ जो है या वोल्टेज जो है वो पाई बाई 2 आगे है। देखो अगर हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो वहां पर ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, जबकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में करंट 90 डिग्री पीछे होता है ईएमएफ के कंपैरिजन में, यानी कि ईएमएफ आगे होगा और करंट हमारा 90 डिग्री पीछे होगा। फेजर डायग्राम एक तरीका तो देखो ये है कि यहां पे करंट दिखाया है ना, तो हमने ईएमएफ को 90 डिग्री आगे दिखा दिया, यानी वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, करंट पीछे है ना। देखो यहां पे करंट दिखाया, करंट से 90 डिग्री आगे हमने दिखा दिया वोल्टेज को, तो या तो ये कहो कि करंट 90 डिग्री पीछे है, या तो ये कहो कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, तो बात एक ही है। तो इस तरीके से भी बना सकते हो। और दूसरा तरीका इसको बनाने का मैं आपको और बता दूं, तो सेकंड मेथड इसको बनाने का ऐसा है कि अगर मैं यहां पर ईएमएफ को दिखाऊं तो ईएमएफ का एंगल बेटा मैंने ओमेगा टी मान रखा है, चेक करो ओमेगा टी मान रखा है, तो करंट जो है क्योंकि वो इससे पाई बाई 2 पीछे है, तो करंट बेटा यहां कहीं पर हो जाएगा, दिस विल बी आई नॉट, और ये एंगल कितना हो गया भाई साहब, दिस एंगल इज 90। तो ये देखो साफ साफ दिख रहा है कि भैया ईएमएफ आगे है और करंट उससे 90 डिग्री पीछे है। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ठीक है। इस तरीके के सर्किट ने करंट को जो भी ऑपोजिशन ऑफर किया है उसी को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जो कि एक्सएल के बराबर है। एक्सएल आपका ओमेगा एल के बराबर है, ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो इसी को 2 पाई एफ एल ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, इसका रिएक्टेंस बढ़ता चला जाएगा, राइट है। यानी कि अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बना दूं, ये ग्राफ मैंने फ्रीक्वेंसी और एक्सेल के बीच का बनाया है, तो देखो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सेल प्रोपोर्शनल टू एफ है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेल भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए एक्सेल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, लेकिन डायरेक्ट करंट की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी होती है, 0 के बराबर, ठीक है। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 है, इसलिए डीसी के लिए एक्सेल की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। फॉर डीसी वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज 0, सो डीसी के लिए बेटा एक्सेल की वैल्यू भी 0 होती है। यानी कि कभी भी इंडक्टर को अगर डायरेक्ट करंट के सोर्स यानी सेल के साथ अगर जोड़ दिया जाएगा तो कोई रिएक्टेंस वहां पर वो ऑफर नहीं करेगा। अब यहां पर एक ग्राफ के थ्रू देखो आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहला ग्राफ देखो वोल्टेज का ग्राफ है, सिंपल है, दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी या ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट है, मिनिमम वैल्यू माइनस वी नॉट के बराबर है। अब जो करंट का ग्राफ है, वो करंट का ग्राफ ये शो कर रहा है कि भैया करंट 90 डिग्री पीछे है, करंट 90 डिग्री पीछे है, यानी जिस जगह पर वोल्टेज अभी है करंट वहां पे 90 डिग्री बाद आएगा, ठीक है। करंट पीछे है ना। तो देखो वोल्टेज मैक्सिमम यहां पर है तो करंट मैक्सिमम देखो 90 डिग्री आगे हुआ है। वोल्टेज जब 0 है तो करंट उस समय पर देखो निगेटिव है, करंट उस समय निगेटिव है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, पाई बाई 2 पे, है ना। देखो वोल्टेज 0 हो गया है 0 पर ही, स्टार्टिंग में ही वोल्टेज 0 है, लेकिन करंट कब 0 हुआ है, पाई
पाई बाई 2 पर। तो दोनों में से आगे कौन चल रहा है? वोल्टेज। पीछे पीछे कौन चल रहा है? करंट, है ना। बाकी ग्राफ देखो सिंपल है, सिंपल ग्राफ है, ग्राफ में कोई नई चीज नहीं है। बस ये शो किया गया है कि ये जो ग्राफ है करंट का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। जिस जगह पर वोल्टेज अभी पहुंचेगा उसी जगह पर करंट 90 डिग्री के बाद में पहुंचेगा, राइट। तो ये होता है बेटा। नेक्स्ट है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो यहां पर भी सेम खेल है, यानी कि यहां पर एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को हमने अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। इस करंट सोर्स के लिए फिर से हमारे पास E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है या फिर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। और इस पूरे सर्किट ने जो अपोजिशन किया है करंट का उसको हम XC से डिनोट करते हैं। XC का मतलब 1 अपॉन ओमेगा C होता है और XC की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन 2 पाई एफ C के बराबर भी होता है। यानी कि XC यहां पर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो लगातार घटता चला जाएगा। तो यहां पर देख लो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, पहले इस वाले ग्राफ को देखो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है XC की वैल्यू बेटा लगातार घटती चली जा रही है। तो यहां पर अपने को साफ पता है XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब आप बात करो किसी डायरेक्ट करंट की। अगर मैं डायरेक्ट करंट के लिए बात करता हूं तो बोलो DC के लिए, फॉर DC डायरेक्ट करंट की मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी 0 है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसके लिए रिएक्टेंस बोलो इनफाइनाइट हो गया है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी इनफाइनाइट इन द केस ऑफ डायरेक्ट करंट। यानी कि अगर यहीं पर तुमने AC की जगह DC सोर्स जोड़ा होता, यहीं पर आपने एक सेल बैटरी जोड़ी होती, तो ये कैपेसिटर बिल्कुल भी करंट फ्लो ना होने देता। ये बोलता भैया रिएक्टेंस इनफाइनाइट है। इसीलिए DC सर्किट में बेटा अगर कभी भी कैपेसिटर को यूज कर दिया जाए तो समझ लेना उस कैपेसिटर वाली ब्रांच में तो करंट जा ही नहीं रहा है, ठीक है, उसमें करंट जाएगा ही नहीं। चलो अब यहां पर बात कर लेते हैं इसके वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में। तो देखो वोल्टेज जो है वो V नॉट साइन ओमेगा टी है ना, और करंट जो इसके लिए है बेटा वो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। यानी कि इस बार आगे कौन है मेरे प्यारे बच्चों? करंट आगे है वोल्टेज से। फेजर डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो कि यहां पर आप दिखा सकते थे E नॉट या फिर मैं V नॉट लिख रहा हूं, ठीक है। V नॉट का एंगल था बेटा ओमेगा टी के बराबर, तो करंट इससे 90 डिग्री आगे है। करंट यहां कहीं पर है और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो रटने वाली बात अब क्या आ गई? फिजिक्स में देखो पहले चैप्टर में मैं मतलब इसी चैप्टर में मैं बोलता हूं कि भाई ये रटने वाली बात है। क्या? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे है 90 डिग्री वोल्टेज से, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे है करंट से 90 डिग्री पर। तो ध्यान रखिएगा फेज डिफरेंस अभी भी 90 के बराबर है, लेकिन इस बार करंट आगे है ना। तो करंट को मैंने आगे दिखाया। तो अब जरा चेक करो, वोल्टेज देखो पीछे है, नीचे की तरफ दिखाया गया है, और वोल्टेज से 90 डिग्री आगे मैं किसको दिखा रहा हूं? करंट को। चाहे ऐसे दिखाओ फेजर डायग्राम या ऐसे दिखाओ, बात एक ही है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। इस ग्राफ में फिर से वही बात शो किया जा रहा है कि जिस जगह पर करंट चेक कर लो, ये वोल्टेज का ग्राफ है भाई V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट देखो आगे आगे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है। जब वोल्टेज 0 है तब करंट मैक्सिमम वैल्यू पर है ना। वोल्टेज मैक्सिमम होगा पाई बाई 2 एंगल के बाद, और करंट पहले ही से मैक्सिमम है। तो इस बार आगे कौन चल रहा है बेटा? करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है ना। इस बार करंट को फॉलो कर रहा होगा ये वोल्टेज, है ना। तो करंट आगे आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे पीछे चलेगा। जिस जगह पर करंट अभी है वहां पे वोल्टेज पहुंचेगा 90 डिग्री के बाद, राइट। तो इस तरीके से ये ग्राफ जो है यहां पर शो किया गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है, दैट इज LCR सर्किट। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। LCR सर्किट में एक इंडक्टर होगा, एक रेजिस्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा, और उसको एक हम लोगों ने एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जोड़ रखा है, ठीक है। इसका बेटा सबसे पहले फेजर डायग्राम हम लोग बनाते हैं। आ जाओ, मैं आपको पहले फेजर डायग्राम में बनाना सिखा देता हूं। किसी भी LCR सर्किट में अगर फेजर डायग्राम बनाना है ना, तो सबसे पहले तुम बनाओ रेजिस्टेंस के लिए। देखो रेजिस्टर के केस में अगर मैं लिखूं, रेजिस्टर के केस में प्यारे बच्चों अगर मैं लिखूं, यानी कि ER अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ER और करंट बोलो दोनों सेम फेज में होते हैं। रेजिस्टर के लिए EMF और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, है ना। इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडक्टर के केस में EMF आगे होता है, करंट तो बेटा यहां पर है, लेकिन इंडक्टर का जो EMF है EL वो 90 डिग्री आगे होता है करंट से, और कैपेसिटर के केस में जो EMF है वो पीछे होता है। तो लेट अस सपोज EC को मैंने 90 डिग्री पीछे दिखा दिया है एज शोन इन दिस फिगर, राइट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो EL और EC है दोनों जस्ट अपोजिट है, क्योंकि करंट से 90 डिग्री आगे होता है EMF ऑफ इंडक्टर, और करंट से 90 डिग्री पीछे होता है EMF ऑफ कैपेसिटर, राइट। क्योंकि जस्ट अपोजिट है तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने यहां पे लिख दिया, दैट इज EL माइनस EC।
ईसी। इस ईएल माइनस ईसी और इस ईआर का रिजल्टेंट होता है बेटा गिवन ईएमएफ। यानी सर्किट में जो आपको ईएमएफ गिवन था, यहां पर ये जो ईएमएफ गिवन है जिसको वी नॉट या ई नॉट में लिख रहा हूं, राइट। मेरी आदत है मैं ई नॉट लिखता हूं बार बार, तो एक ही चीज है, चाहे बेटा वी नॉट लिखो, ई नॉट लिखो, ई आर लिखो, वी आर लिखो, ईएल माइनस ईसी लिखो या वीएल माइनस वीसी लिखो, बात एक ही है ना। वोल्टेज और ईएमएफ यहां पर सेम चीज ही है, कोई अंतर नहीं है, राइट। तो ई नॉट क्या हो गया, जो सर्किट में हमें जो गिवन था ना, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना था, ई नॉट के बराबर, राइट। तो ये रहा हमारा मैक्सिमम ईएमएफ। अब आप साफ देख लो ईएमएफ आगे है या करंट आगे है, तो आप खुद ही कहोगे सर ईएमएफ आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है, फाई एंगल। तो आ जाओ करंट की वैल्यू लिखते हैं। करंट की वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, राइट। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ईएमएफ की वैल्यू बेटा ये है, और करंट हमारा जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई के बराबर है। अगर आपको इस फाई की वैल्यू निकालनी है तो आप यहां पर सीधे सीधे tan फाई अप्लाई कर दो। tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा कौन है, ईएल माइनस ईसी। परपेंडिकुलर कौन है भैया, ईएल माइनस ईसी। और बेस कौन है, दैट इज ई आर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों tan फाई जो हमारा बन जाएगा, दैट इज, ध्यान से देखना, ईएल का मतलब आई नॉट एक्सएल, ईसी का मतलब आई नॉट एक्ससी, और ई आर का मतलब है आई नॉट आर। आई नॉट कॉमन लेके उड़ा दो तो tan फाई की वैल्यू तुम्हारी निकल आएगी, दैट इज एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। तो किसी भी एलसीआर सर्किट के लिए tan फाई यानी फेज डिफरेंस निकल करके आ गया है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर। ये एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर तब है जब एक्सएल बड़ा था, यानी ईएल बड़ा था। इस डायग्राम में हमने ये मान रखा है कि ईएल बड़ा है। अगर ईएल बड़ा ना होता, ईसी बड़ा होता, तो बेटा यही चीज नीचे आती, ये पूरा नीचे पलट जाता, तब यहां एक्ससी माइनस एक्सएल बटे आर हो जाता। ठीक है, आई होप आप बात समझ रहे होंगे। दूसरी बात, अगर आपको ये आई नॉट निकालना है ना, तो आई नॉट निकालने के लिए तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। आई नॉट निकालने का तरीका ये है, जरा सोचो ये ई नॉट क्या है। ये ई नॉट इस ईएल माइनस ईसी और इस ईआर का बेटा रिजल्टेंट है ना। तो ई नॉट स्क्वायर जो है वो ईएल माइनस ईसी का होल स्क्वायर प्लस ई आर के स्क्वायर के बराबर है। चेक कर लो, ये ई आर स्क्वायर है, ये ई एल माइनस ईसी का होल स्क्वायर है, और ये रहा हमारा ई नॉट, है ना। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ही अगर मैं यहां लगा दूं, सीधे सीधे पाइथागोरस में लगा दूं, तो ये रहा ई आर और ये रहा ई एल माइनस ईसी। तो जरा चेक कर लो, पाइथागोरस अगर सीधे सीधे लगा दें तो ऐसा बन जाएगा बेटा, है ना। ई नॉट स्क्वायर बराबर ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर का होल स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में से आप आई नॉट स्क्वायर को कॉमन कर लो। जैसे कॉमन करोगे बनेगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आर स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आई नॉट निकाल सकते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं है, तो आई नॉट को हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाई, बहुत ध्यान से देखना बेटा, अंडर रूट ले लिया मैंने, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पीक करंट का फॉर्मूला बेटा निकल आया। और इसी फॉर्मूले से एक चीज देखो जरा, पीक करंट क्या होता है, ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वही तो इंपीडेंस कहलाता है यहां पर। यानी कि ई नॉट बटे जो भी लिखा हुआ है, डिवीजन में जो कुछ भी है करंट के एक्सप्रेशन में, डिवीजन में जो कुछ भी है यही हमारा इंपीडेंस है। तो इस पूरे सर्किट का बेटा इंपीडेंस भी निकल कर आ गया। सो इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट, जिसको Z हम लोग कहते हैं, दैट कैन बी रिटन एज एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फटाफट इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इंपीडेंस को यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, यहीं पर एक ट्रायंगल और बनाया जा सकता है जिसको इंपीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। वो इंपीडेंस ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका ये एंगल फाई होगा, यहां पर हमेशा रेजिस्टेंस होगा, यहां पे Z होगा, और यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सएल माइनस एक्ससी, राइट। मैं तुम्हें tan फाई से ही बता सकता हूं। एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लो भैया, ये वाला एंगल 90 होगा, इस एंगल को फाई बनाओ। tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस में रखो R और परपेंडिकुलर पे रखो एक्सएल माइनस एक्ससी, और इन्हीं का रिजल्टेंट होएगा बेटा Z। चेक कर लो पाइथागोरस से, Z स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। चेक कर लो, वही लिखा हुआ है यहां पर,
वही लिखा हुआ है यहां पर, राइट है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी भी एलसीआर सर्किट का एक समरी मैंने आपको बता दिया है। तो एलसीआर सर्किट के लिए जो इंपीडेंस होता है दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। tan फाई का फॉर्मूला भी आ गया, tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी बड़े आर होता है, ठीक है। और टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला भी आ गया है, दैट इज अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, इस तरीके से, राइट है। एक बात और ध्यान रखना, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसने मान लो 20 वोल्ट ले लिया है, इसने मान लो 10 वोल्ट ले लिया है, इसने मान लो 5 वोल्ट ले लिया है, तो जरा बता दो पूरे सर्किट ने टोटल वोल्टेज कितना कंज्यूम किया, है ना। तो कई बार हमारे मन में आता है भाई डीसी सोर्स की तरह हम सोच लेते हैं कि 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो सर आंसर हो गया 35 वोल्ट। गलत है, गलत है, ये डीसी नहीं है बेटा। अगर ये डीसी होता तो 35 वोल्ट सही था, लेकिन ये एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, यहां पर ये खेल नहीं चलता, यहां पर ये वाला खेल चलेगा, ये वाला खेल चलेगा। हमें निकालना पड़ेगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर, वी आर कितना भैया 20 का स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल या वीएल माइनस वीसी। तो देखो 10 वोल्ट इसने लिया, 5 वोल्ट इसने लिया, तो 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर हम लोग कर रहे होंगे। ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तब आपको टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज आपको मिल जाएगा। आई होप आपको एलसीआर सर्किट में हेल्प हुई होगी। नेक्स्ट है बेटा रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट का मतलब होता है कि जब उस ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहा जाता है। और रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो। एक्सएल का एक्सी के बराबर होना मतलब ओमेगा एल का 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होना। तो यहां से ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस आ जाती है, इसी को रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है। तो ओमेगा आर की वैल्यू बेटा आ गई है 1 अपॉन अंडर रूट एलसी के बराबर, क्योंकि ओमेगा हमारा 2 पाई एफ के बराबर है, तो यहीं से फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस भी निकाली जा सकती है, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी, राइट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो फेज डिफरेंस है वो 0 के बराबर होता है। सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होता है। नेक्स्ट है बेटा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का मतलब यह है कि जो रेजोनेंस हो रहा है उस रेजोनेंस की क्वालिटी क्या है, उसका शार्पनेस कितना है, ठीक है। So quality factor of the LCR circuit is defined as the ratio of the resonant frequency to the frequency bandwidth of the resonant curve। देखो ये जो resonant curve हमने बनाया है ये दो चीजों के बीच में बनाया है। सबसे पहला हमने यहां पर y एक्सिस पर रखा है भैया दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, और यहां पर बेटा हम लोगों ने रखा है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। ग्राफ देखने को ऐसा मिलता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है पहले करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद लगातार करंट का एम्पलीट्यूड घटता चला जाता है। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। ये फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई है, दैट इज ओमेगा आर, जिस पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग आरएमएस वैल्यूज मिलती हैं, है ना, यानी कि 0.707 आई नॉट, तो 0.707 आई नॉट इससे थोड़ा कम ही होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग एक यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पर मिल जाएगी। दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2, और ये जो यहां पर जो मिडिल में है बेटा ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, दिस इज ओमेगा आर, है ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट का जो एम्पलीट्यूड होता है प्यारे बच्चों वो हमारा मैक्सिमम होता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है भैया, क्वालिटी फैक्टर हमारा जो है दैट इज ओमेगा आर यानी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विच इज इक्वल टू ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाई आर, या फिर इसी का एक फॉर्मूला मैं तुम्हें और बता रहा हूं डायरेक्ट, 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। अगर आपको एल, सी और आर इन तीनों की वैल्यूज पता है तो क्वालिटी फैक्टर को सिंपली निकाला जा सकता है बेटा 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी के बराबर। तो अगर आप रेजिस्टेंस को घटाएंगे, ठीक है, इंडक्टेंस को बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस को घटाएंगे, तो क्वालिटी फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में जो चीजें उनको घटा दो, न्यूमरेटर में जो चीज उसको बढ़ा दो, तो क्वालिटी फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाता है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि क्वालिटी फैक्टर को कैसे कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सो क्लियरली स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना कम होगा लार्जर इज द क्वालिटी फैक्टर। तो साफ साफ दिख रहा है भैया, रेजिस्टेंस हमारा डिनोमिनेटर में जितनी कम वैल्यू होगी क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होगा, एंड शार्पर इज द रेजोनेंस, हेंस द क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, और इसका कोई भी यूनिट बेटा नहीं होता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है आपको यह पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले जो बेसिक हैं वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात
आई कि सर अगर मान लो ये जो ग्राफ बना है ये किसी एक सर्टेन रेजिस्टेंस पे बना है, ठीक है सर, अगर मान लो मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं क्या होगा? बेटा रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो यही ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये सरफेस प्लेन होने लगेगा, और रेजिस्टेंस को अगर घटा दोगे तो यही ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये हमारा बनता है लो रेजिस्टेंस पर। जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट का एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाला हमारा ग्राफ बनता है वेरी हाई रेजिस्टेंस पर, कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तब ये ग्राफ बनेगा। और ये वाला जो है ये मॉडरेट रेजिस्टेंस पर है, यानी इन दोनों के बीच में जब हम रेजिस्टेंस लेते हैं तब एक नॉर्मल सा ग्राफ हमारा बन जाता है। यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो तो रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ओमेगा आर की वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 1/√LC के बराबर है, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC के बराबर है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कतई रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन पे करंट का जो एम्पलीट्यूड है ना, वो जरूर डिपेंड कर जाता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, राइट है। चलो नेक्स्ट है बेटा पावर डिसिपेशन इन एनी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, यानी एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला बता रहे हैं। तो पावर, एवरेज पावर का बेटा फॉर्मूला होता है VRMS IRMS मल्टीप्लाइड बाई cos फाई। इसी cos फाई को बेटा हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। दिस cos फाई इज टर्म्ड एज पावर फैक्टर, ठीक है। इसी को मैक्सिमम टर्म्स के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग 1/2 V0 I0 इंटू cos फाई के बराबर। अगर मैक्सिमम पावर हो रहा है तो वहां पर cos फाई हमारा मैक्सिमम होगा 1 के बराबर होगा, और z हमारा r के बराबर हो जाता है। यानी कि जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होता है। cos फाई 1 तभी होगा जब फेज डिफरेंस 0 होगा। फेज डिफरेंस 0 बेटा या तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होता है, या तो फेज डिफरेंस 0 होता है जब हमारा सर्किट रेजोनेंस में होता है। तो अगर सर्किट रेजोनेंस में है, LCR सर्किट है, रेजोनेंस में है, तब फेज डिफरेंस 0 होगा, है ना, और Z R के बराबर होगा, तब वहां पे पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा। पावर फैक्टर मिनिमम कब होता है? जब यही cos फाई हमारा 0 के बराबर हो जाए। cos फाई 0 तब हो सकता है जब फेज डिफरेंस बेटा π/2 या 90 डिग्री के बराबर हो, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो सर्किट हमारा प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, वहां पे फेज डिफरेंस हमारा 90 के बराबर होता है। और पावर लॉस किसी भी सर्किट में कितना होगा भैया? I² R के बराबर, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है, रजिस्टर जो होता है, वो पावर का लॉस वहां पे करा रहा होता है। फिर आया वॉटलेस करंट क्या होता है? कोई भी ऐसा सर्किट जहां पर करंट तो फ्लो हो रहा हो लेकिन पावर लॉस ना हो रहा हो, ऐसा तभी पॉसिबल है। देखो पावर का फॉर्मूला क्या था? ERMS IRMS इंटू cos फाई। जब cos फाई 0 हो जाएगा तो पावर लॉस भी 0 हो जाएगा। तो ऐसा करंट जिसमें पावर लॉस ना हो रहा उसको वॉटलेस करंट हम लोग कहते हैं, क्योंकि वॉट पावर का यूनिट है और लेस का मतलब आप समझ रहे हो। तो पावरलेस करंट फ्लो होता है हमेशा प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, क्योंकि वहां पे फेज डिफरेंस 90 होता है और पावर फैक्टर बेटा वहां पर 0 के बराबर होता है, राइट। सो वॉटलेस करंट जो है, वॉटलेस करंट का फॉर्मूला होता है IRMS इंटू साइन फाई के बराबर। कभी भी आपसे क्वेश्चन में बोले कि वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट बता दो, तो दैट इज IRMS साइन फाई। और साइन फाई निकालना बड़ा आसान है भाई। इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना, यहां पे हमेशा क्या होता है? R, यहां पर हमेशा क्या होता है? Z, और यहां पर चेंज होता है। अगर प्योरली हमारा इंडक्टिव सर्किट है यहां तो XL होगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है यहां XC होगा, LCR सर्किट है XL माइनस XC हो जाएगा, ये डिपेंड करता है, राइट। लेकिन साइन फाई की जो वैल्यू है बेटा वो तुम निकाल सकते हो। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो खुद ही सोचो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट अगर है तो केवल XC होगा, तो साइन फाई कितना हो गया? XC/Z। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो यहां पे XL होगा तो XL/Z हो जाएगा। तो देखो वही चीज यहां पर बेटा लिखा हुआ है। तो कभी भी वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट तुमसे पूछे तो IRMS साइन फाई निकालना, वॉट फुल कंपोनेंट ऑफ करंट पूछे तो IRMS cos फाई वहां पर आपको निकालना होता है। ध्यान रहे ये चीज पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन इस पे बन सकता है। वॉटलेस करंट कितना है, वॉटफुल करंट कितना होता है। फिर आ जाओ जनरेटर और ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। भाई ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल को रखो और कॉइल को घुमाओ, कॉइल को जब आप घुमा रहे होते हो तो कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा होता है, ठीक है। एक कॉइल के पूरे रेवोल्यूशन में जो करंट है वो अपना डायरेक्शन 2 बार चेंज कर रहा होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो वहीं पर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पर वर्क करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम उसको घुमा रहे हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी है और वो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है
इसलिए वो उसकी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और जो ईएमएफ यहां पर जनरेट होता है उस ईएमएफ का फॉर्मूला है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां पर N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया ऑफ द कॉइल है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल है। इसी NBA ओमेगा को ही हम लोग एक नया नाम देते हैं E नॉट, और वो E नॉट कहलाता है पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, राइट। यहीं पर करंट निकाल सकते हो। अगर उस कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो ये बेटा बन जाएगा E बटे R, यानी कि E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। तो ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, और करंट की वैल्यू भी यहां से आ जाती है, दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ध्यान रहे, एक पूरे रेवोल्यूशन में करंट कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है, 2 बार। तो अगर कभी कहा जाए कि भैया फ्रीक्वेंसी है मान लो 50 हर्ट्ज, आपको बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, बताओ करंट ने कितनी बार डायरेक्शन चेंज किया, 100 बार। कितनी बार चेंज किया, 100 बार, राइट। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा जो लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है, या फिर हाई वोल्टेज वाले को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। 2 तरीके से ट्रांसफार्मर काम करता है, एक है स्टेप अप और एक है स्टेप डाउन। जब वो वोल्टेज को बढ़ा रहा होता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जब वो वोल्टेज को घटा रहा होता है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। ट्रांसफार्मर हमारा जो है बेटा वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं पिछले वाले लेक्चर में, है ना। अब यहां पर ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास जो डायग्राम है वो डायग्राम देखो, ये एक प्राइमरी कॉइल होता है बेटा, एक सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। ये सेकेंडरी है। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स NP के बराबर है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो NS के बराबर है। यहां पर एक फॉर्मूला हमारे पास आता है कि NS अपॉन NP जो होता है दैट इज इक्वल टू ES अपॉन EP एंड विच इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इसी एक फॉर्मूले पर सारा खेल है, ट्रांसफार्मर के सारे न्यूमेरिकल इसी एक फॉर्मूले पर सॉल्व होते हैं। देखो NS अपॉन NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी के ज्यादा होते हैं बेटा तो वो स्टेप अप करने का काम करता है, वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम हो तो वो क्या करता है, वो स्टेप डाउन का काम करता है, वोल्टेज घटाने का काम करता है, VS वहां पर घट जाता है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है, इसी रेशियो को बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहा जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, दिस रेशियो इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। या फिर करंट इन द प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहां से देखो वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज NS अपॉन NP टाइम्स VP, और IS हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, दैट इज NP अपॉन NS मल्टीप्लाइड बाई IP। ये दोनों ही फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से निकल करके आया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिएगा। अगर कभी भी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज्यादा है बेटा तो वो स्टेप अप है, ठीक। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज वहां पर कम हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है कि भैया क्या क्या एनर्जी लॉसेस होते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में। सबसे पहला एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉस क्या होता है कि भाई जो भी कॉइल्स आप यूज कर रहे हैं वो कॉपर की बनी होती है, और कॉपर में भी कुछ ना कुछ हीट जनरेट हो रहा होता है, P बराबर I स्क्वायर R या H बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो वहां पर करंट फ्लो होने की वजह से कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है, तो हीट लॉस होता है, उसी हीट लॉस को हम कॉपर लॉस कहते हैं। अगला बेटा एडी करंट की वजह से जो आयरन लॉसेस होते हैं, यानी कि जो कोर आपने अंदर यूज कर रखा है ना, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, उस कोर में वहां पर एडी करंट जनरेट हो रहा होता है, और एडी करंट का वैल्यू इतना ज्यादा होता है कि वो सब्सटेंस को रेड हॉट तक कर सकता है। रेड हॉट करेगा तो सब्सटेंस हीट होगा, और हीट होने की वजह से अगेन वहां पर हीट लॉस होता है। तो ये हीट लॉस, एक हीट लॉस हो रहा था कॉइल में, है ना, वायरिंग की वजह से, और एक हीट लॉस हो रहा है अंदर जो आयरन लॉसेस हैं, है ना, सॉफ्ट आयरन कोर जो तुमने यूज किया उसमें भी हीट का लॉस हो रहा होता है। ये हीट लॉस एडी करंट वाला तुम मिनिमाइज कर सकते हो बाय यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर और बाय कटिंग स्लॉट्स इन द प्लेट, है ना। तो लैमिनेशन करके मेनली हम लोग इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। अगला है बेटा फ्लक्स लीकेज, यानी म्यूचुअल इंडक्शन का अगर फेनोमेना है तो खुद सोचो, हम चाहते हैं प्राइमरी कॉइल का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो जाए, लेकिन ये तो आइडियल केस है, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास नहीं हो पाता है, तो इस वजह से बेटा फ्लक्स लीकेज होता है, और उसकी वजह से भी वहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। अगला हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब यह है कि जब हम लोग किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर को वहां पर इंसर्ट कर रहे होते हैं किसी भी कॉइल में, तो होता क्या है बेटा, वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो भी हर एक साइकिल में मैग्नेटाइज होता है और डीमैग्नेटाइज होता है। तो उस आयरन कोर के मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में भी एनर्जी का लॉस होता है। उस लॉस को हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। इस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय चूजिंग सिलिकॉन आयरन कोर।
प्योर आयरन की बजाय आप सिलिकॉन आयरन का कोर अगर आप यूज करोगे तो उसके लिए हिस्टैरिसीस लूप जो है वो बहुत ही थिन होता है, और उस हिस्टैरिसीस ग्राफ का, उस हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जितना कम होता है, हिस्टैरिसीस लॉस भी उतना ही कम हो जाता है। राइट, नेक्स्ट है बेटा हमिंग लॉसेस। हमिंग लॉसेस का मतलब ये, जब भी ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में होता है, कुछ ना कुछ वो वॉइस वहां पर जनरेट कर रहा होता है, नॉइज जनरेट कर रहा होता है, वाइब्रेशन की वजह से कुछ ना कुछ हमिंग साउंड क्रिएट कर रहा होता है, तो साउंड के रूप में भी वहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। तो ये एनर्जी का पांचवा लॉस है। राइट, देखो हम लोग जब कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे अभी पीछे वाला हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया था कि भाई NS/NP, हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया था NS/NP इज इक्वल टू ES/EP इज इक्वल टू IP/IS। ये वाला फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने बनाया था कि जब 100% इफिशियंसी हो, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर हो, यानी कोई भी फ्लक्स लीकेज भैया नहीं हो रहा है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, जितना पावर इनपुट में दिया उतना पूरा का पूरा पावर हमने आउटपुट में ले लिया है, तब ये फॉर्मूला बना था। लेकिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर कोई भी रियल ट्रांसफार्मर हो तो उसकी इफिशियंसी कभी भी 100% तो हो ही नहीं सकती है। तो आखिर में सर फिर इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? इफिशियंसी को बेटा इस तरीके से, इस सिंबल ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इफिशियंसी का मतलब हो गया आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100। आउटपुट सेकेंडरी में मिलता है, इनपुट हम लोग प्राइमरी में देते हैं बेटा, तो आउटपुट पावर कितना हो गया? VS/IS, ठीक है, इनपुट पावर कितना है? VP/IP मल्टीप्लाइड बाई 100। ये अगर आप लोग कर लोगे तो यहां से आपको इफिशियंसी मिल जाएगी परसेंटेज में। राइट, तो इफिशियंसी निकालने को भी पूछा जा सकता है किसी भी रियल ट्रांसफार्मर के केस में। और बहुत बहुत धन्यवाद, ये था हमारा आज का सेशन, पावरफुल सेशन है। बहुत ही क्विकली मैंने एक एक चीज को आपको समराइज किया है, एक एक चीज को समझाया है, ठीक है। आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। अब आपको धड़ाधड़ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। खूब प्रैक्टिस करिए इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। पर डे आपको मिनिमम 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हर हफ्ते एक लेक्चर आपके पास आता है बेटा इस सीरीज का, है ना। तो पूरे वीक इसके रेगुलरली 10-10 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो हर एक चैप्टर पे 60-70 क्वेश्चन या 50-60 क्वेश्चंस आप बहुत आराम से लगा डालोगे। और हर एक चैप्टर में अगर आपने 50-60 क्वेश्चंस लगा रखे हैं तो बोर्ड्स के लिए आपका काम बिल्कुल चकाचक रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो सभी लोग जी तोड़ मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में किसी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।